हेलो भाई, गुड आफ्टरनून। बढ़िया। सेकंड लास्ट टॉपिक है अपने चैप्टर का। लंबी जर्नी थी अपनी, बेसिक से स्टार्ट किया था अपन ने, है ना। अब आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग जो लास्ट सेकंड लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम सब्जेक्ट मैटर, इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स तो हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। जनरल इक्विलिब्रियम, इंटरडिपेंडेंस, पॉलिसी ओरिएंटेशन, लंपिंग मेथड, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, पढ़े कि नहीं पढ़े। हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब ऐसा क्या तुमको सुनने और समझ में आता है जब तुम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हो, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है सर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू थ्रू हम इकोनॉमी की फंक्शनिंग समझते हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कैसे काम करता है, हमारा जो देश है वो कैसे चलता है, दुनिया कैसे काम करती है। सो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस गिव्स एन आइडिया, देखो दिखा है कि कैसे एक इकोनॉमिक सिस्टम फंक्शन में है। कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं वो तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड, फिर वहाँ पर किस तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ होता है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर पैटर्न ऑफ टोटल वेरिएबल्स, एग्रीगेट वेरिएबल्स। कैसे एग्रीगेट डिमांड में चेंज आता है, कैसे एग्रीगेट सप्लाई में चेंज आता है, कैसे टोटल आउटपुट चेंज होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट चेंज होता है, यही तो है ना एग्रीगेट इन ए लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम चेंज। जैसे आज तुम लोगों को मैं इतना प्रैक्टिकली बता रहा कि आज हमारे देश में जो स्थिति क्या है, हमारे देश में स्थिति बताओ, कौन से मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है जिसकी वजह से हमारा देश रिसेशन की तरफ जा रहा है, ये दुनिया भर में रिसेशन है। सर सबसे बड़ा तो रीज़न है कि एग्रीगेट डिमांड रिडक्शन पे लोग खर्चा करना कम कर चुके हैं। खर्चा नहीं होता है तो पैसा मार्केट में नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो व्यापारी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो फिर रोज़गार पे फ़र्क पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो टोटल वेरिएबल्स हैं उसका फ़र्क तो पड़ता है सर, है ना। तो एक मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज आपको समझ तो गए कम से कम। और एग्रीगेट का मतलब बताया था मैंने आपको, एक्सपेक्टेड टोटल वेरिएबल्स, एक्सपेक्टेड, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग फाइंड आउट, या क्योंकि हम लोग ट्रेंड पे जाते हैं ना, इसलिए एक्सपेक्टेशन लगाते हैं। जैसे भी हमारी एक्सपेक्टेशन है, एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ मेरे बच्चों। जैसे मान लो एग्रीगेट डिमांड है हमारी, क्योंकि डिमांड कभी जीरो नहीं होती, और ज़ीरो इनकम पर भी आप कुछ ना कुछ डिमांड करते हो, इसलिए यहाँ से स्टार्ट किया उसको मैंने। मान लो ऐसी थी, फॉर एग्जांपल दिया कि कोविड-19 के पहले ऐसी थी, अभी सडनली वो ऐसे है, सही है ना। तो ट्रेंड तो यही बोलता है ना कि अरे सर अभी वो ऐसे ही जाएगी। तो ये अब एग्रीगेट डिमांड रिडक्शन पे है, तो फिर जो फैक्टर्स उस पर बेस्ड है वो सब भी रिडक्शन पे होंगे, ठीक है। ये पहला पॉइंट हम लोगों ने समझा था, ठीक है। और इकोनॉमिक सिस्टम तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, यू कांट जज एक फैक्टर पे आप अपनी राय नहीं बना सकते, इतने सारे फैक्टर्स हैं। दूसरा इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, ये अपन ने यार मतलब इतना पढ़ लिए है ना अब कि अपने को तकलीफ ही नहीं है अब कोई चीज़ समझने में। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें मदद करता है, देखो ध्यान, एनालाइज द कॉजेज, क्या रीजंस हैं कि फ्लक्चुएशंस आते हैं, काय में, नेशनल इनकम में, टोटल आउटपुट में, अनएम्प्लॉयमेंट में, और कैसे उन कॉजेज़ को हम लोग, मतलब वो जो फ्लक्चुएशंस है उसको हम कंट्रोल करें या रिड्यूस करें उनकी सीरियस अफेक्टनेस को। सीवियरिटी का मतलब होता है कि कितने सीरियसली वो इम्पैक्ट कर रहे हैं सोसाइटी को। आज हमारे देश में इनकम भी कम है, आउटपुट का प्रोडक्शन भी कम है, एम्प्लॉयमेंट की हालत तो बहुत बुरी है। कारण क्या है, नो डिमांड। देखो कारण तो पता है, सेविंग्स कम है लोगों के पास, पैसा नहीं है, लॉजिक समझ रहा है। सो नो इन्वेस्टमेंट, तो रीज़न्स हमें पता है। मेन रीज़न क्या है, नो डिमांड बिकॉज ऑफ नो सेविंग्स, है ना, नो सेविंग्स सो नो इन्वेस्टमेंट। और क्या रीज़न है सर, डिमांड से बड़ा रीज़न क्या हो सकता है सर, डिमांड क्यों नहीं है, वो तो रीज़न आप पढ़ चुके हैं अपन लोग। इकोनॉमी इसलिए फंक्शन अच्छे लगे, एक वायरस ने पूरी इकोनॉमी को ख़राब कर दिया, क्लियर है कि नहीं। तो आप तीनों के तीनों डाउनफॉल पे है कि नहीं है। अब ये कैसे अटेम्प्ट किया जा रहा है टू कंट्रोल देम, या उनकी जो सीरियस इफेक्टिवनेस होने वाली आगे जाके जो इम्पैक्ट होने लोग, सर हम लोग दो पॉलिसी बनाते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, हम लोग चालू कर चुके हैं। मॉनेटरी और फिजिकल, इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज 20 लाख करोड़, और हर 2 हफ्ते में 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में डालना आरबीआई के थ्रू, कि भाई लोग पैसा ले और इन्वेस्टमेंट करें। यही है ना, सही बोल रहा हूँ ना मैं, बराबर है। तो
अब ये जब ये इम्प्रूव होंगे तो उसके पीछे भी रीज़न होगा कि सर ये बेहतर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि सर डिमांड है। और सर डिमांड क्यों है, सर एम्प्लॉयमेंट है। सर एम्प्लॉयमेंट क्यों है, तो आउटपुट है। लॉजिक समझ रहे हैं ना। अल्टीमेटली एवरी थिंग इज सराउंडेड एवरीथिंग इज सराउंडेड बाय डिमांड। हर चीज़ का जो भी इम्पैक्ट होगा वो डिमांड की वजह से है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट नेशनल इनकम। आज तुम लोगों को, आज मैंने एक चीज़ तो प्रूव हो गई ना कि नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ नेशनल इनकम, है ना। कोई भी तुमसे पूछेगा ना तो उसको ऐसा मुंह पे बताना, बिल्कुल बोलना भी नेशनल इनकम वो होती है जो हम 4 फॉर्म में अर्न करते हैं। रेंट या रॉयल्टी जो लैंड पे मिलता है आपको, लेबरर को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को होता है आखिरी में प्रॉफिट। इस 4 फॉर्म के रूप में जो हम पैसा कमा रहे हैं वो हमारी नेशनल इनकम है। ये पैसा हम कहाँ से कमा रहे हैं, नेशनल इनकम क्यों कह रहे हैं इसको हम, ये पैसा हम कमा रहे हैं, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इनकम अर्नड बाय द पीपल रेजिडेंट्स, जो इस देश में रह रहे लोग, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, बाय पार्टिसिपेशन इन प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्री। देश के अंदर होने वाले प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं और जब इस रूप में पैसा कमाते हैं तो उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। ध्यान रखना, अच्छी चीज़ बताया हूँ। ओके, तो आज तुमको समझ में आ गया व्हाट इज़ नेशनल इनकम, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी के थ्रू अर्न की जाए। तो सर बाकी इनकम नहीं होती है, होती है ना, बट वो नेशनल इनकम की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे आप लोग सरकार को फंड दे रहे हो, पीएम केयर फंड पे, सीएम केयर फंड पे, तो वो सरकार की इनकम है, बट वो नेशनल इनकम नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स प्रोडक्शन एक्टिविटी। दैट इनकम वॉज नॉट अर्न बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, इट वॉज जस्ट अ चैरिटी और डोनेशन। सो नेशनल इनकम आपने समझ में आ गया होगा आपको। मैक्रो इकोनॉमिक इज ब्रॉट फॉरवर्ड दिस द इमेंस इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ नेशनल इनकम थ्रू सोशल अकाउंटिंग, क्योंकि वो जो पैसा कमाती है वो कमाती है सोसाइटी, है ना, और सोसाइटी उस पैसे को खर्च करती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सोसाइटी ही कमाती है उस पैसे को, फिर सोसाइटी ही खर्च करती है ना। सोसाइटी किसके थ्रू कमाती है, अपने रिसोर्सेज को दे के, किसको दे के, बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन उसी रिसोर्सेज के थ्रू क्या बनाता है, गुड्स एंड सर्विसेज, फिर वही सोसाइटी उस पैसे से उसको खरीदती है। तो इट इज़ सोशल अकाउंटिंग। विदाउट अ स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक और क्रिएट प्रॉपर इकोनॉमिक पॉलिसीज। सही है ना। आज हमारे देश में जो नेशनल इनकम का जो रेशो है वो बहुत बुरा है, बहुत बुरी स्थिति आज हम लोग। नोटबंदी के बाद से वैसे ही रियल इस्टेट की हालत ख़राब थी, तो रेंट और जो रॉयल्टीज़ थी लैंड पे वो वैसे ही कम हो गई थी। लेबरर की हालत अभी आप देखो, फैक्ट्रीज़ की हालत ख़राब होगी। बड़े शहर में जो है पूरे लोग अपने गांव देहात जा चुके हैं, बहुत मुश्किल है उनको वापस लाना, लेबर की कमी होगी अभी। वो एक रेंट का फ़र्क तो है ही, कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना आपको, तो कहीं ना कहीं हालत तो ख़राब है। तो नेशनल इनकम पता होने पर ही पता चलता है कि देश को कौन सी पॉलिसी की ज़रूरत है। तो अभी तो आपको पता ही है रिसेशन में जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि रेंट, इंटरेस्ट, वेरियस प्रॉफिट सब रिडक्शन पे है। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जहाँ ये वर्ड आ गया, मतलब डेलिब्रेट एफर्ट लगाने वाली सरकार, कुछ ऐसा करने वाली जो किया नहीं है या जो करना चाहते थे बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्लानिंग और मनी नहीं हो पाया, ऐसा कोई काम जो देश में किसी प्रकार की तब्दीली लेके आएगा। देखो क्या लिखा उसमें, एडवांस स्टडीज़ ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स या इन मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक को समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि डेवलपिंग कंट्री की प्रॉब्लम क्या है और डेवलप कंट्री की प्रॉब्लम क्या है। तो डेवलपिंग कंट्री की एक ही प्रॉब्लम है कि हमें डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। क्यों, क्योंकि हमें डेवलप्ड होना है। सही है ना। इंडिया का इशू क्या है, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन, सो वी वांट टू डेवलप्ड, तो हमें डेवलपमेंट करना हुआ तभी हम डेवलप्ड नेशन की श्रेणी में आएंगे। और सर अमेरिका वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो उनको सिर्फ डेवलपिंग पे ध्यान देना है, मतलब जो डेवलपमेंट उन्होंने ऑलरेडी करके रखे हैं उसको सिर्फ आगे आगे बढ़ाना है क्वान्टिटी टर्म्स में। बराबर है कि नहीं बराबर है, सही है ना। तो आज हमें समझ में आ गया डेवलपिंग कंट्री की क्या इश्यूज़ है, क्या क्या इश्यूज़ है। सर पॉवर्टी बहुत बड़ा इशू है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये इशू नहीं होता। इनइक्वलिटीज़ सर बहुत बड़ा इशू है। सोशली इकोनॉमिकली बेहतर देशों में ये प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, इनइक्वलिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, कि अमीर अमीर की तादाद ये है
बट उसके पास वेल्थ सबसे ज़्यादा है। गरीब की तादाद ये है बट उसके पास वेल्थ बहुत कम है ना। मोर वेल्थ इन फ्यू हैंड्स एंड लेस वेल्थ इन मोर हैंड्स, तभी तो इनइक्वलिटीज़ आती हैं हमारे देश में, है ना। डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये आपको डेवलप्ड देशों में ये प्रॉब्लम्स नहीं मिली, क्योंकि ये प्रॉब्लम वो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ये प्रॉब्लम डेवलपिंग नेशंस का है। तो ये चीज़ों को सॉल्व करोगे तभी तो आएगा देश में क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप कभी नहीं सुनेंगे ना अमेरिका में देखेंगे अरे गरीब घूम रहे हैं, वहाँ गरीब होंगे बट वो दिखते नहीं हैं, इंडिया में दिखते हैं। क्यों, गरीबी तो हर जगह होती है बट उसके परसेप्शन अलग होते हैं, हमारे यहाँ दिखती है गरीबी। ठीक है। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स ने आपको एक और चीज़ समझाया कि आपकी इकोनॉमी का जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे एनालाइज किया जाता है। बराबर है कि नहीं बराबर है? तो सर एक चीज़ तो क्लियर हो गई, नेशनल इनकम जो है वो एस्टीमेट से जो जो पैसा हमने कमाया रेंट इंटरेस्ट वेरियस प्रॉफिट के रूप में, वही क्लियर कर देता है कि देश की इकोनॉमी का परफॉर्मेंस कैसा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, है ना। डेट ऑफ अदर पीरियड, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, अगर आप लोग मुझे बताओ बच्चों, आप लोग, चलो आपसे एक प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं आपसे। 2019 का मार्च, अप्रैल और मई, और 2020 का मार्च, अप्रैल और मई, चलो बताओ कौन से क्वार्टर में, मतलब कौन से ईयर के ये क्वार्टर में कौन सा ईयर बेहतर परफॉर्म किया था? सर डेफिनेटली 2019 बेहतर था 2020 के मुकाबले, बिकॉज 2019 में जो रेंट इंटरेस्ट वेरियस प्रॉफिट थी उसकी क्वांटिटी 2020 के मुकाबले बहुत ज़्यादा थी। तो कंपेयर कर पाए ना हम लोग, क्योंकि वो जब वो चारों चीज़ें कम होती है ना तो ऑटोमेटिकली वो मार्केट में दिखता है, क्योंकि खर्चे कम हो जाते हैं। इनकम है ना भाई, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट, बट कितना कमा रहे हैं लोग ये जानना बहुत डिफ़िकल्ट है, ये तो लोग ही बताएंगे हमें। ये जो पीरियड ऑफ टाइम है ना, ये जो वर्ड आया ना, ये आप इसको क्वार्टरली ले लेना, मतलब हर 3 3 महीने में हमें क्लियर हो जाता है, बट अल्टीमेटली हमें नेशनल इनकम पता चलती है फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद, एट द एंड। ठीक है, बस हम क्वार्टर में कंपेयर करते हैं, पूरे ईयर को कंपेयर नहीं करते हैं। ठीक है, और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और वो इनकम हमने कहाँ अर्न की है, कहाँ अर्न की है, ध्यान देना। मतलब देश के अंदर प्रोडक्शन किया, देश के अंदर प्रोडक्शन किया, है ना, देश के अंदर भी बेचा माल और देश के बाहर भी बेचा, तो कमा के तो देश में लाए ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अभी आप लोग पता करेंगे आज सबसे पहले गूगल पे जाके कि हमारे देश की जो नेशनल इनकम है उसकी क्या प्रोजेक्शन है, कितने प्रतिशत से वो रिडक्शन पे जाने वाली, आज आप लोग पता करेंगे। छठवां पॉइंट क्या है, स्टडी ऑफ मैनी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। नाउ आज आपको मैंने जैसे माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल पढ़ाया था ना, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, आउटपुट, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, वैसे यहाँ पर हमने मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स पढ़े बहुत सारे, जैसे कि व्हाट इज़ टोटल इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट इंटरेस्ट वेरियस प्रॉफिट, व्हाट इज़ टोटल आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, व्हाट इज़ टोटल एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज़ जनरल प्राइस लेवल। याद आया? जब ये तीनों बढ़ते हैं तो ये भी बढ़ेगा, और जब ये बढ़ता है तो उसको बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी या इन्फ्लेशन, है ना, बिकॉज इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। और जब ये सब कम होते हैं तो ये भी कम होगा, क्योंकि रीज़न क्या है, एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है तो प्राइस लेवल क्या होता है, गिरता है। पढ़े कि नहीं पढ़े, डिफ्लेशन रिसेशन। तो जनरल प्राइस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट उसके रीजंस क्या है, किसकी वजह से कम ज़्यादा होता है, ये है, ध्यान रखना इस बात को। आज तुमको कोई भी पूछेगा ना व्हाट इज़ एग्रीगेट डिमांड, आप सब बता सकते हो, द डिमांड ऑफ, है ना, ऑल द पीपल, है ना, दैट होल डिमांड ऑफ ऑल द पीपल इन एन इकोनॉमी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? during a given period of time of all the final goods and services. What is general price level? It shows the increase or decrease in price during a given period of time. ये आपको पता है, आज समझ में आ गया आप लोगों को ये चीज़ आज, ठीक है, क्लियर है। और भी वेरिएबल्स है जिसको हम बाद में ज़रूर पढ़ेंगे, पढ़ चुके हैं यार, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स पढ़े हो कि नहीं। नेक्स्ट क्या है, लास्ट पॉइंट, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। चलो एक तुमसे प्रश्न पूछता हूँ मैं, आज हमारे देश में एग्जाम्पल बताना, समझाने की कोशिश करना मेरे को। ये 2019, 2020, बताओ मुझे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कौन से टाइम पर ज़्यादा था। फॉर एग्जांपल ऐसे स्टार्ट करते हैं, ये 19 में था तो अभी 20 में क्या होगा सर, डेफिनेटली डाउनफॉल पे है। और जब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट गिरता है, जब रोज़गार नहीं मिलता तो सब गिरेगा, इनकम गिरेगी, डिमांड गिरेगी, सेविंग गिरेगी, गिरेगी कि नहीं गिरेगी।
अभी है कि नहीं है, ऐसा मेरे को हाँ नहीं करके बताओ, है ना? बस अब इसको ऐसा ले जाने की कोशिश करनी है गवर्नमेंट को, बहुत मुश्किल काम होने वाला है। क्लियर हुआ, समझा मैंने क्या बोला आपको? लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। अगर आपका लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, इट मीन्स लेवल ऑफ आउटपुट भी ज़्यादा है, क्योंकि आउटपुट पे ही तो आउटपुट बनेगा तो रिसोर्सेज यूज़ होंगे, रिसोर्सेज यूज़ होंगे तो फिर आपको इनकम मिलेगी, रेंट इंटरेस्ट वेरियस प्रॉफिट के रूप में। क्लियर है बच्चों? और जब ये दोनों बढ़ने लगते हैं तो इनकम बढ़ेगी, फिर डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? जनरल प्राइस लेवल। क्लियर है? 45 साल की सबसे बड़ी बेरोज़गारी झेल रहे हैं हम लोग आज, ध्यान रखना आप लोग। समझा? हर फैक्टर एक दूसरे पे बेस्ड है, पक्का समझा? बस एक लास्ट टॉपिक रह गया, सब्जेक्ट मैटर। अगर ये समझा तो मुझे ज़्यादा से बताना है बच्चों, ये भूलना मत। वेल्थ, आपका घर बार, आपकी प्रॉपर्टी सब आ गया इसमें, जो आपके पास में लग्जरी गुड्स सब, एवरीथिंग इज़ देयर। इनइक्वलिटीज़ की वजह से ही तो हमारे यहाँ पर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी है ना, कि अमीर पे ज़्यादा लगाओ और गरीब के कम, क्योंकि उनकी जो दूरी है वो मिटनी चाहिए। समझ में आ गया भैया? चलो ठीक है, ओके, बाय, टाटा।